नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आज हम रिपोर्टर लाइव में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की और हमारे तमाम सहयोगी हर खबर पर देंगे अपडेट। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दरअसल उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करेंगे, जहां पर आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आजम खान मुश्किलों के दलदल से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं और आज इसी कड़ी में अब आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा झटका लगा है। वो झटका क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दरअसल आजम खान ने उत्तर प्रदेश की अदालतों में चल रहे मामलों को बाहर के कोर्टों में सुनवाई के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद से सपा नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर कई केस दर्ज हैं, जहां एक और योगी सरकार में आजम खान पर लगातार कार्रवाइयों की तलवार लटक रही है, तो वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आजम खान को राहत नहीं दी है। यानी कि मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट की याचिका से इनकार करने के बाद आजम खान के सभी केस अब उत्तर प्रदेश में ही चलेंगे। कैमरामैन निक्की के साथ शिवम सोनी। उधर बिहार में गठबंधन की नई सरकार बनने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कड़े प्रहार कर रही है और गठबंधन को बेनतीजा बता रही है, गठबंधन में दरार बता रही है। वही गठबंधन के नेता भी कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आजकल खूब छीछालेदर हो रही है। विपक्ष लगातार उन पर हमले कर रहा है। एक के बाद एक कई आरोप उन पर लगातार लगाए जा रहे हैं। सुधाकर सिंह लगातार उन पर हमलावर हैं। जी हां, आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह लगातार उनको चिढ़ा रहे हैं। रोज नए नए विशेषणों की संज्ञा उनको दे रहे हैं। कभी उनको हाई फाई भिखमंगा कहते हैं, तो कभी शिखंडी के नाम से उनको चिढ़ाते हैं। साथ ही अब पूर्ण राज्य, बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के नाम पर नीतीश कुमार पर विपक्ष हमलावर है। जेपी नड्डा ने कहा है, भोजपुरी में उन पर तंज कसा है कि उन्होंने बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया है। सुधाकर सिंह रोज रोज अपने नए शब्द बांट से नीतीश कुमार की भावनाओं को छलनी कर रहे हैं। सुधाकर सिंह कभी बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार आरजेडी की टिकट पर वो विधानसभा पहुंचे। उनकी दूसरी पहचान ये है कि नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ आरजेडी के साथ मिलकर जब सरकार बनाई तो सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बनाए गए। वो कैबिनेट मीटिंग में ही नीतीश से उलझ गए थे। उन पर घोटाले के आरोप लगे तो आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तभी से वो नीतीश कुमार से खार खाए हुए हैं। उनकी तीसरी पहचान है, वो आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जगदानंद सिंह को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का काफी भरोसेमंद माना जाता है। तो नीतीश कुमार आजकल विपक्ष के निशाने पर है, कभी शराबबंदी को लेकर तो कभी घोटाले को लेकर। तो अब बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमले बोल रहा है। जेपी नड्डा ने भोजपुरी में उन पर तंज कसकर कहा कि उन्होंने बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया है। कैमरामैन शैंकी के साथ मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा क्या कुछ बयान दे दिया जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेकर के जैसे ही उत्तर प्रदेश के प्रदेश में एंट्री मारे, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। मैं आपको बता दूं कि इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का अभियान चला रहे हैं और इस समय वो उत्तर प्रदेश में एंट्री मार गए हैं, जहां पर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विपक्ष पार्टी तो कहीं प्रशंसा भी कर रही है, सराहनीय भी कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो कि प्रशंसा तो कर रही हैं लेकिन साथ जाने को तैयार नहीं है। मैं ओम प्रकाश राजभर की जो बात करता हूं, जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यह भारत जोड़ो अभियान एक बहुत अच्छा काम है। उनको राहुल गांधी को स्नेह मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, लेकिन मेरी पार्टी जो सुभाषपा है वो उनके साथ उत्तर प्रदेश में साथ चलने को तैयार नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हमने एक कार्यकर्ता की बैठक की, कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों की पार्टी जो सुभाषपा है वह कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोग नहीं जाएंगे, इस यात्रा में हम लोग नहीं शामिल होंगे। अब ये देखना है आगे कि और भी कुछ विपक्ष पार्टियां भी उत्तर प्रदेश में है, क्या वो विपक्ष पार्टियां कांग्रेस पार्टी के इस भारत जोड़ो अभियान में अपना साथ देती हैं या नहीं देती हैं। यह तो एक जब अभियान शुरू हुआ है, आगे यह भी देखा जा सकता है कि कौन सी पार्टी ओम प्रकाश राजभर सहित और जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं क्या कह तो रही हैं
लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा के अभियान में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, यह तो वक्त बताएगा। स्वदेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। यूपी के शामली में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और इस अलर्ट को लेकर के पुलिस ने किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हैं बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज मलिक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब से कुछ घंटे बाद जनपद शामली में प्रवेश करने वाली है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर और कस्बा एलम है जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहुंचेंगे और वो यहां करेंगे। मैं आपको दिखा दूं ये तमाम जो यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं वो राहुल गांधी के जो रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर किए गए हैं। उनके साथ जो भी कांग्रेस के नेता आएंगे वो यहाँ पर विश्राम करेंगे। तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं, उनमें रात्रि विश्राम के सभी बंदोबस्त हैं, बिस्तर लगाए गए हैं, इधर टेंट लगाया गया है, बाथरूम की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इससे ठीक थोड़ा सा पीछे अगर मैं बात करूं तो खाने के लिए एक विशाल जो टेंट है वो लगाया गया है। वहां पर जो राहुल गांधी जी के साथ लोग पहुंचेंगे उनके विश्राम की व्यवस्था की गई है और उनके खान पान की भी व्यवस्था की गई है। तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है। जो राहुल गांधी बागपत से शामली ज़िले में एंटर करेंगे तो वहीं इसी कस्बा एलम में जो है रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद सुबह 6 बजे के करीब वो यहां से अपनी यात्रा को दोबारा शुरू करेंगे और फिर कांधला कस्बा होते हुए ऊंचा गांव में पहुंचेंगे और वहां पर करीब 5 घंटे वो विश्राम करेंगे और उसके बाद कैराना होते हुए हरियाणा के पानीपत को निकल जाएंगे। उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है यह शामली जनपद की 2 विधानसभा शामली सदर और कैराना विधानसभा 2 से होकर गुजरेगी और यहाँ के लोगों में खासा उत्साह है क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा बीते 30 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी वो अब शामली से होते हुए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उसके बाद जम्मू कश्मीर में 30 जनवरी को समाप्त होगी। तो बस अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों बाद जो राहुल गांधी की यात्रा है वो शामली में पहुंचने वाली है। अपने सहयोगी शालिम के साथ पंकज मलिक, इंडिया वॉइस, शामली। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिवसीय होनी है और यह दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में क्या कुछ तय होगा बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार। बीजेपी पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा का 3 साल का कार्यकाल इस महीने के अंत में समाप्त हो रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि उनका ये कार्यकाल आने वाले चुनावों को देखते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक राजधानी दिल्ली में 16 और 17 जनवरी को होगी और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल में विस्तार को मंजूरी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के प्रमुख संगठन निकाय की बैठक में विभिन्न राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति पर विचार किया। इसके साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी भी जायजा लिया जाएगा क्योंकि बीजेपी इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों की सराहना करेगी। कैमरामैन निकी के साथ मैं अभिषेक वाटी, इंडिया वॉइस। उधर इजरायल एम्बेसी में तैनात दिल्ली हेड कांस्टेबल के सामने आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, क्या आन पड़ी कि उसने खुद को आग लगा ली है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। विजेता के पास दिल्ली पुलिस के एक जवान ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। जवान का नाम कुलदीप बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उसे बचाया और उसके बाद घायल हेड कांस्टेबल को अस्पताल भेजा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुलदीप मानसिक तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब है। आग लगाने की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। उसकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं दूसरी घटना में दिल्ली स्थित इजरायल एजेंसी में तैनात दिल्ली पुलिस के एक जवान ने आत्महत्या कर ली। खुद की पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या करने वाले जवान का नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल पद पर तैनात थे। आत्महत्या करने की वजह की फिलहाल जानकारी नहीं मिली है। मामले की जांच जारी है। राजधानी दिल्ली में पुलिसकर्मियों की आत्महत्या के आज 2 मामले सामने आए हैं। कैमरामैन निक्की के साथ शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अंजलि के परिवार से मिलकर के क्या कुछ वायदा किया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी।
बाहरी दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है गरमाने लगी और साथ ही जिस तरीके के जो लड़की के साथ में हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी जो है तलब किया गया था। उन्हें गृह मंत्रालय में अमित शाह ने भी बुलाया गया था। जिस तरीके से वहां पर जो आरोप लगाए जा रहे कि दिल्ली पुलिस के ऊपर की, आखिरकार जब दिल्ली पुलिस में सूचना दी गई थी, 112 नंबर पर कॉल भी की गई थी और जो चश्मदीन गवाह है उसने भी यही कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर 112 में नंबर पर जो कॉल की गई थी दिल्ली पुलिस को, जो है सूचना देने के बाद में दिल्ली पुलिस मौके पर नहीं पहुंची गई थी, तो उसको देखते हुए अमित शाह ने दिल्ली के कमिश्नर को जो है वहां पर फटकार लगाते और कहा कि जल्दी से जल्दी इस मामले को खोलने की तैयारी करें। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कल कमिश्नर से भी मिला था और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम यहाँ पर जो है राजनीति पार्टी गरमाती नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने यह भी कहा कि उन पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाएगा जो पुलिस वाले उस समय अपनी ड्यूटी पे तैनात थे। और ये भी साथ ही देखा जा रहा है कि आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंजलि के परिवार से मुलाकात की, उस लड़की के परिवार वालों से मुलाकात की और ये भी कहा है कि उसको एक सरकारी नौकरी देने का वादा भी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उनके आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की तो तमाम राजनीतिक पार्टी वहां पर गरमा रही है और तमाम राजनीतिक पार्टी उनके घर पे जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लड़की की हत्या हुई है, उन हत्यारों को जो जल्दी से जल्दी फांसी की सजा भी सुनाई जाएगी। और ये भी देखा जा रहा है कि आखिरकार राजनीति इतनी काफी तेज हो रही है इस मामले को देखते हुए, तो राजनीति में कहीं ना कहीं गरमाते हुए जो है कांग्रेस पार्टी भी अपने जो है पक्ष रखते हुए नजर आ रही है। वहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से लड़की के सहयोग के लिए आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उनके आवास में पहुंचे तो कल मुख्यमंत्री ने भी पूरी तरीके से लड़की को आश्वासन दिया है कि उसकी पूरी हेल्प की जाएगी। उनके परिवार वालों को जो एक सरकारी नौकरी देने की वादा भी यहाँ पर कर रही है आम आदमी पार्टी। और ये देखा जा रहा है कि कमिश्नर जो दिल्ली के हैं उनको जो है जल्दी से जल्दी जो है बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। और जेएलजी के दफ्तर के बाहर भी जो है लोगों ने प्रदर्शन किया था कि आखिरकार इतना बड़ा दर्दनाक जो हादसा हुआ है उस हादसे का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। उन व्यक्तियों को देखा जाएगा जो 5 युवक थे जो नशे के धुत में अपनी गाड़ी को चला रहे थे। लड़की जब अपने जॉब के लिए घर से जॉब करके ऑफिस से निकल रही थी अपने घर के लिए, जब स्कूटी से गाड़ी से टकराई तो गाड़ी से टकराने के बाद लड़की की मौके से ही मौत हो गई थी। लेकिन आखिरकार जब 5 युवकों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा, उनसे पूछताछ चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इनको सजा दिलाने की पूरा प्रयास आम आदमी पार्टी करेगी। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के दौरान क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम। महिला के घर आगजनी और फर्जी आधार कार्ड जैसे कई ऐसे मामलों में घिरे सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी को बीते दिन ही महाराजपुर से जेल से जो है रवाना हो गए थे, जिसके बाद कल देर रात में कोहरा ज़्यादा हो जाने की वजह से उनको कन्नौज में ही जो जेल है वहां पर शिफ्ट किया गया था। जिसके बाद आज सुबह 9 बजे इरफान भारी सुरक्षा के बीच कानपुर कोर्ट पहुंचे हैं। लगभग 9 बजे वहां से निकले थे कन्नौज से और 11 बजे कानपुर कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट के बाहर भी अगर हम बात करें तो काफ़ी सुरक्षा बल तैनात था। इरफान के साथ उनके वकील और उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी मौजूद थे। अगर हम इरफान पर मुकदमों की बात करें तो अब तक सपा विधायक इरफान पर लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें कई गंभीर मुकदमे भी हैं, जिसमें एक फर्जी आधार कार्ड है और एक जो बांग्लादेशी नागरिक है रिजवान, उसको प्रमाणित करने का है कि वो इंडियन है। तो ऐसे कई मामले गंभीर हैं जो इरफान पर लगातार जो मुसीबत है इरफान की वो बढ़ा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले की अगर हम बात करें तो कमिश्नरेट पुलिस ने इरफान और 5 लोगों के ऊपर यहाँ पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी की है और इसी पूरे जो गैंगस्टर पर कार्रवाई की है कानपुर कमिश्नरेट ने, इसी मामले की आज कोर्ट में सुनवाई थी, जहाँ पर इरफान जो है आज वहाँ पर मौजूद थे, उनके वकील मौजूद थे। जब इरफान कोर्ट से निकलते हैं तो वहाँ पर जो मीडिया उनसे बातचीत करती है तो इरफान का कहना था कि कलम भी उनका और पेपर भी उनका, और उन्होंने ये आखिरी में कहा कि उनको जो है न्याय पर पूरा भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है। तो फिलहाल की अगर हम बात करें तो इरफान की जो मुश्किलें हैं फिलहाल तो कम होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि लगातार जो कानपुर पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है, क्योंकि उनके पास जो तमाम पीड़ित हैं, इरफान से पीड़ित हैं, वो चाहे ज़मीन कब्जा को लेकर हो, फिरौती को लेकर हो, तो तमाम ऐसे अन्य मामले हैं जिनको लेकर लोग कमिश्नर ऑफिस पहुंच रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, लिखित शिकायत कर रहे हैं। तो फिलहाल की अगर हम बात करें तो इरफान अभी कई दिनों तक जेल में रहेंगे। हालांकि उनके लिए जो उनके वकील हैं लगातार जो है बेल एप्लीकेशन डाल रहे हैं कोर्ट में, लेकिन अभी इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो इरफान जो है आज यहाँ पर पहुँचे थे और सुनवाई हुई है। अब से कुछ ही देर बाद जो है
उनको फिर जो है महाराजगंज जेल के रवाना कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इरफान सोलंकी व जो उनके भाई हैं रिजवान सोलंकी, उनको कब तक इस पूरे मामले पर राहत मिलती है। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य युवा महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया है और इस महोत्सव से किसको फायदा होगा बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय युवा खेल महोत्सव शुरू हो चुका है। 4 जनवरी से 6 जनवरी तक चलने वाले इस युवा महोत्सव में राज्य के विभिन्न संगठनों के लोग यहां पर पहुंचे हैं, जिसमें कह सकते हैं कि उन सामाजिक संगठन खासतौर पर महिला मंगल दल या नव युवक मंगल दल की तरफ से जिन्होंने राज्य की विशिष्ट पहचान को बनाने का काम किया है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहचान दिलाने का काम किया जाएगा, उस पर यहाँ पर इस महोत्सव में काम किया जाएगा। खेल मंत्री, युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने इसका शुभारंभ यहाँ पर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम यहाँ पर किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य अब अपनी विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट पहचान को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर कर रहा है और ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। कैमरामैन हसन आजाद, अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस खबर पर पूरी पड़ताल की हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया ने। विधानसभा बैकडोर भर्ती का मामला उलझता ही चला जा रहा है। लगातार कर्मचारी बाहर धरना दे रहे हैं तो वहीं राजनीतिक दल उनको समर्थन देने भी पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि कर्मचारी 16 दिन से आंदोलनरत हैं और ये दावा किया जा रहा है कि जो कोटिया समिति की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करते हुए उन तमाम लोगों पर भी कार्रवाई की जाए जिनके द्वारा अवैध नियुक्तियां पाई गई हैं। कर्मचारियों के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो उनका स्टे था वो सिर्फ खारिज हुआ, जबकि हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आलम यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा उन्हें समर्थन दिया गया और यह कहा गया कि राजनीतिक दलों की राजनीति का शिकार तमाम कर्मचारी हुए। उत्तर प्रदेश में स्टंट बाजों के हौसले लगातार बुलंद हैं। अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से लगातार नई नई तस्वीरें सामने आती हैं और स्टंट बाजों पर प्रशासन लगातार लगाम लगाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इन स्टंट बाजों पर लगाम लगाते हुए भी प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम दिख रहा है। अमरोहा की ताजा तस्वीरें आई हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा में नहीं थम रहा अब रईस जादव का स्टंटबाजी का खेल। लगातार स्टंटबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। महंगी महंगी गाड़ियों से रईस जादव नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी का वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आकर लगातार पुलिस ने इसमें कार्रवाई भी की है। अमरोहा में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहाँ पर रईस जादव ने नेशनल हाईवे पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते नेशनल हाईवे पर उनकी गाड़ियों की वीडियो सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी के साथ वायरल हुई है, जिसके चलते पुलिस ने कई गाड़ियां सीज भी की हैं। अब ये पूरा मामला गजरोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर देखने को मिला है, जहां पर फॉर्च्यूनर गाड़ी में 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियों में सवार रईस जादव स्टंटबाजी करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके चलते पुलिस ने सारे मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताते हुए कहा कि इससे पहले भी लगातार कार्रवाइयाँ हुई हैं, अब भी इन दोनों गाड़ियों की तलाश की जा रही है। इसमें जल्द ही दोनों गाड़ियों को सीज किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अमरोहा पुलिस ने रईस जादव को स्टंटबाजी करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कार्रवाइयाँ की। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नेशनल हाईवे पर जो है स्टंटबाजी करता हुआ पाया गया तो उसकी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनभुलपुरा में रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्या नया पूरा मामला है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित चौधरी। हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण का जो मामला है वो लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां हाईकोर्ट के में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रेलवे से यहां से अतिक्रमण हटाने की बात यहां पर की है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी और याचिका एक्सेप्ट करने के बाद 5 तारीख यानी कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, जिसको लेकर के लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको यहाँ पर न्याय मिलेगा। और जो लोग हैं करीब 4,300 परिवार यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो लगातार परेशान हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि वो ये भूमि रेलवे की ना होकर के उनकी है और उनको उनके घर से कोई नहीं निकाल सकता। इसको लेकर के लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात कहीं ना कहीं सरकार तक न्यायपालिका पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं मैं अभी मौजूद हूँ
हल्द्वानी के उसी क्षेत्र में जो बनरपुरा क्षेत्र है और यहाँ पर जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोगों को उम्मीद है कि किसी तरीके से उनके जो घर के जो उनका घर है, उनका जो आशियाना है वो बच जाए और रेलवे उनके घरों को तोड़ने की कार्रवाई ना करे, जिसको लेकर के लगातार वो अब सड़कों पर उतरे हुए हैं और हर तरीके से अब उनसे प्रयास किया जा रहा है कि रेलवे उनके घरों को ना तोड़े और वो अपने घरों में यथास्थित बने रहें। हमें चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कभी वो महिलाओं से मारपीट करते हैं तो कभी वो सरकारी मुलाजिमों से मारपीट करते हैं। ताजा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडेर। चालक परिचालक द्वारा बस न रोके जाने पर बाइक सवार युवकों ने चालक परिचालक को रोककर और उनके साथ मारपीट की, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पूरा मामला थाना टप्पल के जट्टारी का है, जहां पर हरियाणा रोडवेज की बस अलीगढ़ से बल्लामठ की तरफ जा रही थी। तभी अचानक पीछे से दो बाइक पे सवार युवक आए और उन्होंने बस को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन बस में क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर ने बस को वहां नहीं रोका। आगे जाकर मसला जट्टारी पड़ता है, जहाँ पर जाम की स्थिति थी और जाम में वहाँ बस फंस गई। तभी वो दोनों युवक वहाँ पहुँचे और ड्राइवर कंडक्टर दोनों को उतार कर उनके साथ मारपीट करने लगे। ड्राइवर ने बताया कि बस में 80 से 85 सवारियां पहले से थी और उसमें जगह नहीं होने की वजह से हमने उनको नहीं बिठाया, यही कारण रहा कि हमारे साथ मारपीट की गई। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने जब मामले की सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उन्होंने उस ड्राइवर और कंडक्टर की तहरीर लेने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि मारपीट करने वाले युवकों में से एक युवक जो है फौजी था और वह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, इसीलिए उसने बस को रुकवाकर ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। रोक करेंगे आप जालौन का, जहां पर एक वृद्ध का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। क्या है वो हाई वोल्टेज ड्रामा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक वृद्ध के द्वारा सड़क पर नग्न अवस्था में होकर कई घंटे हंगामा काटा गया है। वहीं हंगामा काट रहे वृद्ध का वीडियो ग्रामीणों के द्वारा सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल कर दिया गया है, जहां यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक एक वृद्ध के द्वारा सड़क किनारे लगे वन विभाग की जमीन पर पौधों को काटा जा रहा था, जिस पर उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया है और पकड़े जाने के बाद वृद्ध के द्वारा सारे कपड़ों को उतारकर सड़क पर आकर नग्न अवस्था में हंगामा काटा जा रहा था, जिसका वीडियो ग्रामीणों के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। वहीं नग्न अवस्था में वृद्ध के द्वारा किए जा रहे हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला आटा थाना क्षेत्र के ग्राम दशहरी गांव का बताया जा रहा है, जहां ग्राम दशहरी में आज सुबह एक वृद्ध के द्वारा वन विभाग की जमीन पर लगे पौधों को काटने का वीडियो पकड़ा गया है और वीडियो में पकड़े जाने के बाद वृद्ध के द्वारा सड़क पर आकर अपने सारे कपड़े उतार दिए गए हैं और नग्न अवस्था में जमकर हंगामा काटा गया है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। उधर बदायूं में जंगली जानवरों का आतंक लगातार जारी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। बदायूं जिले में इस समय सियार के हमलों का आतंक जारी है। बदायूं जिले के इस्लामनगर ब्लॉक के जाफरपुर गांव में सियार के हमले से 1 दर्जन लोग घायल हैं व 2 दर्जन से अधिक जानवर घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची चिकित्सक की टीम ने उन्हें घायलों को स्वास्थ्य केंद्र इस्लामनगर भर्ती कराया है। वहीं वन विभाग की टीम सियारों की जानकारी कर रही है, वहीं सियारों को ढूंढा जा रहा है। वहीं बात करें तो इस तरह के हमलों से कहीं ना कहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस प्रशासन भी इस तरह के मामले की जानकारी कर रहा है। वहीं बात करें तो पूरी गांव दहशत में है। अब देखना होगा वन विभाग या पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन ललित के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस, बदायूं। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।